हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेके आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में आवेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर तीसरा में आवेश का एक प्रॉपर्टी बच गया था, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है चार्जिंग। तो चलते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। देखते हैं कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है। यहाँ पे आवेश का संरक्षण तीसरा प्रॉपर्टी चार्ज का है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टी आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत समझने से पहले एक यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड संरक्षण, इसको समझते हैं कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षण यानी कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब होता है नियत। संरक्षण का मतलब होता है नियत, या इसे कहें तो कांस्टेंट इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो वैसा राशि जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है उसे नियत राशि कहते हैं। कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। कांस्टेंट का एक और मतलब होता है कि जितना पहले भौतिक राशि था उतना ही बाद में होना चाहिए, यानी समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। यानी कांस्टेंट का मतलब और समझ सकते हैं कि जितना पहले होगा, बिफोर और आफ्टर बराबर होगा, बिफोर और आफ्टर बराबर होगा। तो कांस्टेंट का संरक्षण का मतलब हुआ कांस्टेंट, या इसको हिंदी में नियत बोला जाता है। नियत का मतलब है कि जिसका मान समय के साथ नहीं बदलेगा। जब जिस भौतिक राशि का मान समय के साथ नहीं बदलेगा तो जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा, बिफोर आफ्टर बराबर होगा। अब हम समझ सकते हैं आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, आवेश का वह गुण जिसके द्वारा किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का मान नियत या संरक्षित रहता है, अर्थात उस निकाय में प्रक्रिया के पहले तथा प्रक्रिया के बाद कुल आवेश बराबर होता है, जिसे आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि संरक्षण का मतलब ही हमने यहाँ पे समझे कि संरक्षण का मतलब होता है नियत होना है, जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि कहाँ पे आवेश नियत होगा या संरक्षित होगा। तो एक स्पेशल टाइप, उसके लिए एक स्पेशल टाइप का निकाय होना चाहिए। सभी जगह आवेश संरक्षित नहीं होगा। एक स्पेशल टाइप का निकाय होना चाहिए कि अगर उसके अंदर कोई भी अगर आवेश है तो उसके अंदर आवेश नियत है, यानी प्रक्रिया के पहले प्रक्रिया के बाद अगर आवेश बराबर है, इसका ये मतलब है कि वह उस निकाय से ना तो आवेश अंदर से बाहर आ सकता है, ना तो बाहर से ना तो अंदर आएगा, ना तो अंदर से बाहर जाएगा। वैसे निकाय में कुल आवेश नियत होगा, यानी संरक्षित होगा, यानी प्रक्रिया के पहले प्रक्रिया के बाद कुल आवेश बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विलगित निकाय में, विलगित निकाय का मतलब ऐसा हुआ कि इस निकाय के अंदर बाहर से अंदर कोई आवेश नहीं आ सकता है, ना तो अंदर से कोई बाहर आवेश जा सकता है। ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहा जाता है। और विलगित निकाय के लिए ही आवेश का संरक्षण को परिभाषित किया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर विलगित निकाय में है, दो वस्तु है, मान लेते हैं कि दो वस्तु है ए और दूसरा वस्तु बी है। ए पर अगर 10 कूलम आवेश है, बी पे अगर 10 कूलम आवेश है, तो इसके अंदर आवेश संरक्षित कब रहेगा, जब
आवेश बाहर से अंदर नहीं जाएगा, ना तो अंदर से बाहर जाएगा। ऐसे निकाय को कहा जाता है विलगित निकाय कहते हैं। और किसी विलगित निकाय में हमेशा कुल आवेश नियत या संरक्षित रहेगा, क्योंकि कोई आवेश का लॉस होना ही नहीं है, जितना पहले उतना ही बाद में होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आवेश संरक्षित रहता है उस निकाय में प्रक्रिया के पहले तथा प्रक्रिया के बाद कुल आवेश बराबर होता नहीं, संरक्षित रहता है। यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिखा गया है, डेट इज सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू नियत। इसका ये मतलब हुआ सभी आवेश का बीजगणितीय योग नियत होता है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत में। अगर नियत होने का मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया के पहले कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश बराबर होगा, इसको हम यहाँ पे लिखा गया मैथमेटिकली सिग्मा क्यू आई, यहाँ पे छूट गया है, सिग्मा क्यू आई है, सिग्मा क्यू फाइनल है। तो यह आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। अब कुछ आवेश का संरक्षण का सिद्धांत से संबंधित कुछ उदाहरण समझते हैं कि कहाँ पे आवेश का संरक्षण सिद्धांत का उदाहरण मिलता है। तो केमिस्ट्री में कुछ जितने भी केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं, केमिकल रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक जो सूत्र है, वो सब के सब आवेश का संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। जैसे एग्जाम्पल में NaCl की बात करें तो NaCl को हम लिख सकते हैं, Na प्लस लिखा जाता है और Cl माइनस लिखते हैं। तो अगर देखा जाए प्रक्रिया के पहले, तो प्रक्रिया के पहले यानी बिफोर ए आफ्टर है। तो प्रक्रिया के पहले अगर कुल आवेश देखते हैं सिग्मा क्यू इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक आवेश तो यहाँ से 0 हो जाएगा। और फाइनल अगर देखेंगे प्रोसेस के बाद तो क्यू एफ भी 0 होगा, क्योंकि जितना प्लस यहाँ पे उतना ही यहाँ पे माइनस है, तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रक्रिया के पहले प्रक्रिया के बाद कुल आवेश का मान बराबर है, यानी पहले 0 था, बाद में भी आवेश यहाँ पे 0 है, यानी कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत का पालन कर रहा है। क्योंकि संरक्षण का मतलब है कि कुल आवेश नियत होना चाहिए, नियत होने का मतलब है कि जितना पहले है उतना ही बाद में होना चाहिए। और इससे बहुत सारे जो भी आप उदाहरण है केमिस्ट्री के, और बहुत सारे फार्मूला को आप देख सकते हैं लिख करके। जैसे एक और लिखते हैं HCl को हम लिख सकते हैं H प्लस और Cl माइनस लिखेंगे। अब इसमें इसको भी चेक करते हैं तो प्रक्रिया के पहले कुल आवेश 0 होगा और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश का मान 0 होगा, क्योंकि जितना यहाँ पे प्लस है उतना ही यहाँ पे माइनस है। इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन करते हैं कि मान लेते हैं कि एक आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु A है, इस पर आवेश प्लस 10 कूलम है, Q इज इक्वल टू 10 कूलम है, और इसको किसी कुंजी स्विच के सहारे किसी उदासीन वस्तु B को जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ने से क्या होगा, जब स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच को ऑन करने से आवेश का प्रवाह अधिक विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ऐसे विभव के बारे में आगे पढ़ना है। अगर ये आवेशित वस्तु है तो इसका विभव ज़्यादा होगा, ये उदासीन वस्तु है तो इसका विभव 0 होता है। तो जोड़ने के बाद आवेश का प्रवाह वस्तु A से वस्तु B में जब तक प्रवाहित होते रहेगा जब तक ना कि दोनों का विभव बराबर हो जाए। तो हम इसको दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं, ये वस्तु है, दूसरा वस्तु B है, वस्तु A है, दूसरा वस्तु B है। तो जोड़ने के बाद मान लेते हैं कि इस पे आवेश 8 कूलम हो गया, तो इस पे आवेश कितना होगा, B पे आवेश कितना होगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं कितना आवेश होगा। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत से आवेश का संरक्षण
का सिद्धांत से, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत से प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश बराबर होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो प्रक्रिया के पहले कितना आवेश था वो देख लेते हैं कि प्रक्रिया के पहले कितना आवेश था। तो प्रक्रिया के पहले एक कंडीशन है कि इस पे आवेश, वस्तु ए पे आवेश 10 कूलम है, वस्तु बी पे आवेश 0 है। तो प्रक्रिया के पहले क्या होगा? प्रक्रिया के पहले 10 कूलम आवेश प्लस 0 होगा। प्रक्रिया के बाद देखते हैं, तो प्रक्रिया के बाद वस्तु ए पे आवेश 8 कूलम हो जाता है। तो हमें बी पर निकालना है कि कितना आवेश होगा। 8 कूलम प्लस मान लेते हैं प्रक्रिया के बाद इस पर आवेश Q2 हो गया। तो Q2 कितना होगा वो निकालना है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 10 कूलम माइनस 8 कूलम इज इक्वल टू Q2, यानी Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कूलम। यानी प्रक्रिया के बाद वस्तु बी पर आवेश 2 कूलम के बराबर होगा। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत का उपयोग करके आसानी से आवेश निकाल सकते हो कि किसी दूसरे वस्तु पे कितना आवेश होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। आवेश का प्रॉपर्टी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट है, चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। आवेशन, चार्जिंग। चार्जिंग होता क्या है? इन जनरल लाइफ में आप चार्जिंग का उदाहरण आप पर डे देखते हैं कि अगर मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो उसको आप चार्ज कर लेते हैं, यानी चार्ज भेज देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र करते हैं। तो किसी भी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया होता है उसी को कहा जाता है आवेशन बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। यहाँ पे चार्जिंग लिखा हुआ है। चार्जिंग के वर्ड से आप नोन है, आप जानते हैं कि चार्जिंग का मतलब क्या होता है। आवेशन अगर बोला जाए तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आवेशन हिंदी है और चार्जिंग आप बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं कि मोबाइल को चार्जिंग में लगा दो, बैटरी को चार्जिंग में लगा दो। तो ये बोलचाल की भाषा में आप सुनते हैं। तो चार्जिंग का मतलब है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को कहा जाता है आवेशन कहते हैं। अब आवेशन का प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो आवेशन का पहला प्रकार है घर्षण द्वारा आवेशन, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या इसको और भी बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशन को चार्जिंग बाय कांटेक्ट, संपर्क के द्वारा आवेशन भी कहा जाता है। संपर्क के द्वारा आवेशन कहा जाता है क्योंकि रगड़ने के लिए घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना, रगड़ना होता है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। लेकिन किस तरह से घर्षण के द्वारा आवेशन होता है? किस तरह से दो वस्तु घर्षण के द्वारा आवेशित हो जाता है? तो कारण यह है कि केमिस्ट्री का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं दो वस्तु है, ए वस्तु ए है, दूसरा वस्तु बी है। दो वस्तु है, वस्तु ए और दूसरा वस्तु बी है। समझ में आ रहा होगा। एक आसान कॉन्सेप्ट है,
घर्षण के द्वारा आवेशन, दो वस्तु ए और दूसरा वस्तु बी है, दोनों वस्तु अचालक का है। अचालक का है, ये दोनों वस्तु क्या है? अचालक है। अचालक है यानी इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, यानी घर्षण करवाया जाता है, तो इस कंडीशन में जिस वस्तु का बंधन कमजोर होता है, मान लेते हैं कि वस्तु ए का बंधन कमजोर है, कमजोर है, बंधन कमजोर है, बंधन कमजोर है, और मान लेते हैं वस्तु बी का बंधन मजबूत है, मजबूत बंधन है। तो ऐसे स्थिति में जिस वस्तु का बंधन कमजोर होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जिस वस्तु का बंधन मजबूत होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, हम पढ़ रखे हैं कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसका मतलब है उस पे जो चार्ज आएगा धन आवेश उत्पन्न होगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है ऐसे कंडीशन में उस वस्तु पर आवेश ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो ही प्रोसेस यहाँ पे लिखते हैं, समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, बंधन कमजोर है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ए इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, त्याग करेगा, और ए इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा यानी ग्रहण करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उस पे प्लस आवेश उत्पन्न होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, प्लस उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पे माइनस आवेश उत्पन्न होगा। तो एक वस्तु पे प्लस आवेश उत्पन्न हुआ, दूसरे वस्तु पे माइनस आवेश उत्पन्न हो गया और आवेशित हो गया। अब इसको हटा लेंगे तो एक पे प्लस आ जाएगा, दूसरे पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब वस्तु आवेशित हो गया। तो घर्षण के द्वारा आवेशन में कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। किसी भी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि दो वस्तु यहाँ पे मेरे पास हैं, दोनों को आपस में रगड़ा जाता है। तो रगड़ने से क्या होता है कि जिस वस्तु का बंधन कमजोर होता है, मान लेते हैं इस वस्तु का बंधन, ये वाला ये जो वस्तु है मेरे हाथ में जो है, दूसरे जो लेफ्ट हैंड में है, मान लेते हैं कि इस वस्तु का बंधन कमजोर है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और ये वस्तु का जो यहाँ पे है, ये वस्तु का बंधन मजबूत है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो जो वस्तु ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग किया है तो इस पे प्लस आवेश, इस पे माइनस आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन ध्यान देना है कि घर्षण के द्वारा जो आवेशन में दोनों वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है। एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि दोनों पे प्लस उत्पन्न हो गया या दोनों पे माइनस, ऐसा नहीं, दोनों पे विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा खास बात यह है कि जितना प्लस आवेश इस पे उत्पन्न होता है उतना ही माइनस आवेश इस पे उत्पन्न होता है। आवेश का परिमाण समान होता है, प्रकृति में विपरीत होता है, विपरीत होता है। और घर्षण के द्वारा आवेशन में और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि घर्षण में आवेश स्थिर होता है, यानी इस आवेश को स्थिर वैद्युत आवेश भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि घर्षण के द्वारा जब आवेश उत्पन्न होता है तो वहीं पे आवेश स्थित होता है जहाँ पे रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न हुआ है। यानी आवेश इधर से उधर नहीं जाता, यानी आवेश मोशन नहीं करता है। क्योंकि हम ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भाई जो चार्ज है मूव नहीं करना चाहिए, यानी स्थिर होना चाहिए।
तो जो फ्रिक्शन है उसमें भी आवेश स्थिर ही होता है, आवेश मूव नहीं करता है। जहाँ पे रगड़ के कारण उत्पन्न होता है वहीं पे स्थित होता है, अपने जगह से इधर उधर नहीं मोशन करता है। इसलिए घर्षण के द्वारा जो आवेशन होता है इसको स्थिर वैद्युत भी कहा जाता है, स्थिर वैद्युत भी कहते हैं। और कुछ पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे घर्षण विद्युत कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। डिफिनीशन भी कोई हार्ड नहीं लिखा हुआ, आसानी डिफिनीशन है कि दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं, रगड़ा जाता है, जैसे ये वस्तु भी दूसरा वस्तु भी है, जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होता है, तो घर्षण के कारण उन वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होता है। यानी एक पे प्लस आवेश उत्पन्न होता है, दूसरे पे माइनस आवेश उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा गया है, जिसे घर्षण विद्युत तथा इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि रगड़ के कारण, घर्षण के कारण वस्तु पे आवेश उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। कुछ इसमें पॉइंट है घर्षण के द्वारा आवेशन में। यहाँ पे लिखा गया है, घर्षण द्वारा आवेशन में अलग अलग प्रकृति का आवेश तथा समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने चित्र में यहाँ पे बताए हैं, यहाँ चित्र में कि घर्षण के द्वारा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकृति में अलग अलग होता है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि घर्षण द्वारा आवेशन में अलग अलग प्रकृति का आवेश, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस, अलग अलग प्रकृति का मतलब है एक प्लस दूसरा माइनस आवेश समान परिमाण का। समान परिमाण का मतलब है कि जितना प्लस उत्पन्न हुआ है उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, किसी पदार्थ पर उत्पन्न धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश प्रकृति पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किस वस्तु पे प्लस आवेश उत्पन्न होगा, किस वस्तु पे माइनस आवेश उत्पन्न होगा, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। वो डिसाइड करेगा पदार्थ का, प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पदार्थ का बना हुआ है। जैसे अगर कंघी को बाल में रगड़ा जाता है तो कंघी पे प्लस आवेश आता है, सॉरी ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और बाल पे धन आवेश उत्पन्न होता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। अलग अलग मटेरियल के केसेस में अलग अलग दो पदार्थ को अगर रगड़ेंगे तो किस पे प्लस किस पे माइनस उत्पन्न होगा, वो उसका पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी लिखा हुआ है कि धनात्मक यहाँ पे आवेश से ऋणात्मक आवेश। कांच का छड़ को अगर रेशम का कपड़ा से अगर रगड़ते हैं तो कांच का छड़ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। और अगर रेशम की कपड़ा पे देखा जाए तो इस पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पे लिखा गया सूखे बाल, सूखे बाल पे धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, प्लास्टिक का कंघी पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि बाल जो होता है प्रोटीन का बना होता है। तीसरा है फर है। फर को अगर रबर या अंबर एबोनाइट के साथ अगर रगड़ा जाता है तो फर पे धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और रबर अंबर एबोनाइट पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पे छूट गया है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो घर्षण के द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित करने का तरीका काफ़ी आसान होता है। दोनों को आपस में रगड़िए, रगड़ने पे एक पे प्लस आवेश एक पे दूसरे पे माइनस आवेश उत्पन्न होगा, और जितना प्लस आवेश उत्पन्न होगा उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न होगा।
लेकिन किस वस्तु पे प्लस उत्पन्न होगा, किस वस्तु पे माइनस उत्पन्न होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पदार्थ का प्रकृति क्या है। चलो नेक्स्ट, आवेशन का दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो प्रक्रिया है आवेशन का दूसरा प्रक्रिया, कि आवेशन का दूसरा प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो आप मोबाइल चार्ज करते हैं, ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा आप चार्ज करते हैं। ये हो गया कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई उदासीन वस्तु जिसको हमें चार्ज देना है आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो उदासीन वस्तु यानी अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। आवेशित होने का कारण ये होता है, जो आगे पढ़ना है पोटेंशियल में, कि जिस वस्तु पे आवेश होता है उसका पोटेंशियल अधिक होता है, और जिस वस्तु पे आवेश शून्य होता है वो न्यूट्रल बॉडी होता है, उसका विभव कम होता है। और ये चीज शायद जानते होंगे, 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है कि आवेश का प्रवाह जो होता है वो हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और आवेश का प्रवाह जब तक होते रहता है जब तक ना कि दोनों का विभव बराबर हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का बहाव क्या होता है, किस तरह से होता है, तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। और ये कब तक होते रहता है, जब तक ना कि दोनों वस्तुओं में जिसमें पानी भरा हुआ है दोनों में अगर लेवल बराबर नहीं हो जाता, जब तक पानी का बहाव बहते रहता है। इसी तरह से आवेश का कॉन्सेप्ट है कि आवेश तब तक प्रवाहित होते रहेगा जब तक ना कि दोनों में आवेश का प्रवाह रुक जाए। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि मान लेते हैं कि कोई आवेशित वस्तु है, ये क्या हो गया, मान लेते हैं कि एक आवेशित वस्तु है, ये वस्तु है और इस पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश इस पे है और इस पर आवेश Q है। और जिस वस्तु को हमें आवेशित करना है चालन के द्वारा, उस वस्तु को यहाँ पे मान लो B वस्तु ये है, ये अभी न्यूट्रल है, इस पे कोई आवेश नहीं है, अब इसको आवेशित करना है। तो चालन द्वारा विधि में क्या होता है कि किसी चालक तार के सहारे इसको जोड़ दिया जाता है, संपर्क करवाना है। तो संपर्क के लिए इसको चालक तार के सहारे जोड़ देते हैं। अब जोड़ने से क्या होगा, आवेश का बहाव होगा। तो आवेश किधर से किधर जाएगा, तो आवेश का बहाव इधर से A से B की ओर जाएगा। और A से B की ओर की बात कर रहे हैं, वो धनात्मक आवेश का बहाव का दिशा बता रहे हैं। ऐसे आगे इसका डिटेल कॉन्सेप्ट है कि किसके वजह से आवेश का बहाव होता है, यानी किसके वजह से करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से बनता है या धनात्मक आवेश के वजह से बनता है। वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पोटेंशियल में भी, विभव में भी बताया जाएगा। अभी इतना समझ के चलेंगे कि एक उदासीन वस्तु है, इसको आवेश लेना है, तो आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, अनेक चालक तार के सहारे जोड़ देते हैं। अब जोड़ने से क्या होगा, ये आवेश इससे इसमें चला जाएगा। अब इससे आवेश इसमें कब तक जाएगा, तो जब तक ना कि दोनों को विभव बराबर हो जाए। जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। अब आवेश का प्रवाह रुक गया, अब इसको हटा लेंगे। तो मान लेते हैं कि इस पे आवेश प्लस आया, इस पे आवेश प्लस आया, अब ये आवेशित हो गया।
अब इसको हटा लेते हैं, तो हटाने के बाद ये वस्तु बी होगा, इस पे आवेश आ गया, प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। पहले न्यूट्रल था, अब चार्ज हो गया। तो चालन के द्वारा आवेशन को, अगर वस्तु को आवेशन करना है तो एक साधारण सा होता है कॉन्सेप्ट कि किसी भी आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई जिस वस्तु को आवेशित करना है उसको किसी चालक तार के सहारे जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने से क्या होगा, आवेश अधिक विभव से जो आवेशित वस्तु है, मान ले आवेशित वस्तु है, इसका विभव अधिक होगा, इसका विभव न्यूट्रल था, इसका विभव शून्य होगा। क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है आवेश का लेवल बताता है कि कोई भी कंडक्टर चालक में आवेश का लेवल क्या होगा, विभव के माध्यम से ही समझा जाता है। तो इसमें इस पे कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल पहले 0 था, तो आवेश का बहाव इधर से इधर हुआ। अब इस पे आवेश आ गया, अब इस चार्ज हो गया। अब इसको हटा लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरा अनावेशित वस्तु लाते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। और इसके नीचे एक कॉन्सेप्ट पॉइंट लिखा गया है, आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक ना कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर एवं विभवांतर शून्य ना हो जाए। विभवांतर का मतलब है कि दोनों के विभव में अंतर नहीं होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब नेक्स्ट है तीसरा, है लास्ट है आवेशन का कॉन्सेप्ट। कहाँ गए तुम, कहाँ, तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा है आप किसी भी वस्तु को आवेशित करने का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन है। प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी चालक को ही आवेशित कर सकते हैं, अचालक को करना मुश्किल होता है। चालक को आवेशित किया जाता है, ये चालक के लिए यूज करते हैं, कंडक्टर के लिए। यूज करते हैं। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि किसी भी जो वस्तु उदासीन है जिसको आवेशित करना है तो उसके पास एक आवेशित वस्तु लेके आते हैं। अब आवेशित वस्तु लाने से क्या होगा, तो जो उदासीन जो चालक है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका अरेंजमेंट में फर्क पड़ेगा। किस प्रकार फर्क पड़ता है, किस तरह से प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, वो चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं तो चित्र मान लेते हैं कंडक्टर है, यानी चालक है, इसको आवेशित करना है। अभी ये उदासीन है, इसको कुचालक स्टैंड पे रखा जाता है ताकि इसको आवेश देने पे पृथ्वी पे नहीं जाए। ये अभी न्यूट्रल है, यानी इस पे कुल आवेश का मान 0 है। इसको प्रेरण के द्वारा आवेशन करना है, आवेशित करना है। तो इसके पास क्या करते हैं, करते क्या है, एक कुचालक स्टैंड है, इसके पास एक आवेशित वस्तु लेके आते हैं।
एक आवेशित वस्तु एक छड़ लेके आते हैं जिसका एक किनारा नोकीला होता है। क्योंकि नोकीला इसलिए लिया जाता है क्योंकि नोकीले भाग पे आवेश घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। इस पर आवेश प्लस होगा। चित्र थोड़ा सा धनावेशित वस्तु इसके पास लेके आते हैं। ये क्या है? धनावेशित वस्तु है, धनावेशित वस्तु है। अब लाने से क्या होगा? तो ये चालक का बना हुआ है। तो चालक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। अब इसको लाने से क्या होगा कि जो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, उस पे फोर्स लगेगा। और कैसा फोर्स लगेगा? तो आकर्षण वाला फोर्स लगेगा, जिसके वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा आकर्षित होगा और इस सतह पे आके जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस आवेश होता है, इसलिए ये जो पृष्ठ है वो माइनस हो जाएगा। और इसके जो दूसरा सिरा होगा, दूसरा सिरा ये धनावेशित हो जाएगा। दूसरा सिरा धनावेशित हो गया। क्या ये चार्ज हो गया? तो नहीं, अभी केवल आवेश को हमने सेपरेट किया, अलग किए हैं। एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है। अगर फिर से इसको हटा देंगे न्यूट्रल हो जाएगा। तो तीसरा प्रक्रिया क्या किया जाता है? तीसरा प्रक्रिया क्या होता है? तो तीसरा प्रक्रिया में कलर चेंज कर दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो आवेश है ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। यहाँ पे आवेश धनात्मक, इसको पास में ही रखना है। ये प्लस है, आवेश है। ये जो दूसरा इंड होता है, दूसरा जो सिरा होता है, इसको पृथ्वी के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दिया जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है अभोधिरित कर दिया जाता है। अभोधिरित करने से क्या होगा कि इससे अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अर्थ से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएगा। जब इसको कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आ करके जितने भी धनात्मक आवेश है उन सभी आवेश को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। और यहाँ पे जितना भी प्लस आवेश होगा सब प्लस आवेश खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन निकल के क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का बात होता है। क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है 0 है, ये धनावेशित है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जानते हैं कि अगर किसी भी दो वस्तुओं के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ऐसे कंडीशन में आवेश का प्रवाह, धनात्मक आवेश का प्रवाह, ये हाई पोटेंशियल मान लेते हैं, हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है। तो आवेश का प्रवाह, धनात्मक आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, यानी कांस्टेंट माना जाता है, और इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का बहाव
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आता है, और जो भी प्लस आवेश है उसको ख़त्म कर देगा। अब क्या बचेगा चौथा पॉइंट में, चौथा पॉइंट में ये बचेगा कि यहाँ पे जो आवेश होगा, ये जो ऋणात्मक यहाँ आवेश है वो बचा रहेगा, वो पृथ्वी में नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो आकर्षण के वजह से ये बंधा ही रहेगा, ये माइनस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आवेश जो उत्पन्न होगा ये माइनस यहाँ पे रहेगा, अभी भी इसको रखे हुए हैं पास में, इसको हटाना नहीं है। और अब नेक्स्ट करते हैं क्या है, इसको पास में रखते हुए, ये प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। रखते हुए इसको पास में रखते हुए अर्थिंग को हटा लिया जाता है। अब अर्थिंग को हटा लेने का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज चला गया पृथ्वी में, अब इस सिरा पे कोई चार्ज नहीं बचा, कोई चार्ज नहीं बचा। इरेज कोई चार्ज यहाँ पे नहीं बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको हटा लिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे बना रहे हैं, हटा लिया जाता है। हटाने के बाद जो भी यहाँ पे आवेश होगा, जो ऋणात्मक आवेश बचा हुआ है, वो विकर्षण बल के वजह से ये पूरे चालक में फैल जाएगा, पूरे चालक में फैल जाएगा। और इस प्रकार से किसी भी उदासीन चालक को प्रेरण के द्वारा आवेशित किया जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य होता है कि प्रेरण के द्वारा आवेशन में अगर आवेशित क्षण को अगर धनात्मक होता है तो इस पे आवेश ऋणात्मक उत्पन्न होता है, यानी कि धनात्मक के आवेश के विपरीत उत्पन्न होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क किए बिना आवेशित वस्तु नजदीक लाया जाता है तो उदासीन वस्तु आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेरण द्वारा आवेशन विधि में उदासीन वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हो। हमने धनावेशित वस्तु को लेके आए हैं, तो यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो ऋणावेश उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से किसी भी आवेशित वस्तु को आवेशित करने का 3 प्रक्रिया होता है। एक होता है ध्रुवण के द्वारा आवेशन, जो हम लोग आगे पढ़ लेंगे कैपेसिटर में, वहाँ पे ही ध्रुवण के द्वारा आवेशन को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। पहला मेथड है घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा मेथड है चालन के द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेरण के द्वारा आवेशन। बस इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगा और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण। कि आवेश का वितरण किस प्रकार से किसी भी वस्तु पे कितने टाइप से किया जाता है, पिछले वीडियो में आपको इसका चर्चा करेंगे। बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे।